मिशन यूपीटेट 2026। आज का सेशन बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। प्रीवियस ईयर के चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो हमेशा ही एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और उनके साथ उनकी व्याख्या और भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के सेशन से आप 4 से 5 नंबर कंफर्म करके जाएंगे, चाहे जूनियर 6 to 8 या स्टेट हो या फिर पीआरटी, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? अगर सिर्फ इतनी बात करनी है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला, ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। इससे रिलेटेड अगली बार कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे इस स्थान की खोज किसने की थी, तो उसके लिए हो जाएगा अमलानंद घोष। कौन हो जाएगा? अमलानंद घोष। और इनके सहयोगी थे बीबी लाल। इस स्थल के खोजकर्ता ये दोनों लोग हो जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे कालीबंगा नाम के ऊपर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए ये फैक्ट्स हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए मेरी क्लास में। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाएगा तो काले रंग की चूड़ियाँ है। यहाँ खुदाई के दौरान बड़े पैमाने पर मिट्टी और पत्थरों की बनी काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। कालीबंगा विश्व का पहला स्थल है जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह प्रमाण मिलता है कि यहाँ के लोग एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे, अर्थात साल में 2 फसलें यहाँ के लोग करते थे। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी, जो प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, के तट पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों के घर यहाँ पे मिले होते हैं। कैसे घर बनते थे? कच्ची ईंटों के घर बने होते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले थे। जो कच्ची ईंटें थी, इनके मिलने की वजह से इनको क्या कहा गया है? दीनहीन या गरीब बस्ती भी कहा जाता था, क्योंकि इनके घर जो थे कैसे बने होते थे? कच्ची ईंटों से बने थे। इसलिए इसे सिंधु सभ्यता की दीनहीन या गरीब बस्ती भी कहा जाता था। मजा आया प्रश्न में? चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ऐसे ही हम प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि प्रश्न आपके दिमाग में बैठना चाहिए। सिर्फ प्रश्न पढ़ा, सही आंसर टिक किया, आगे निकल गए, दिमाग में नहीं बैठेगा। जब तक आप उससे संबंधित और कुछ चीज़ें नहीं ग्रहण कर लेंगे तब तक स्थायी नहीं हो सकता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए भाई फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए इनसे जुड़े कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। विवेकानंद को जो ख्याति है, फेमस हुए थे, तो कहाँ से हुए थे? ये शिकागो सम्मेलन से हुए थे। राष्ट्रीय युवा दिवस भी इनके जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है, आप इसको नोट कर लेंगे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इस मिशन की शुरुआत की थी। स्थापना वर्ष, इसकी स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ में स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने मिशन की स्थापना से पहले 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में स्थित है, में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, जहां से उन्हें वैश्विक प्रसिद्धि मिली थी। स्वामी विवेकानंद का बहुत बार वास्तविक नाम पूछा जाता है कि उनका प्रारंभिक नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था, जहां सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होगा? नरेंद्रनाथ दत्त था। फिर ये पूछा जाता है कि उन्होंने अपना नाम चेंज क्यों किया था, किसके कहने पे किया था? तो उन्होंने खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा था। राष्ट्रीय युवा दिवस जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को
क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में हर साल कैसे मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आगे देखेंगे। उनकी शिक्षाओं को संकलित करने वाली प्रमुख पुस्तकें अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध 4 पुस्तकें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें बहुत समय के बाद जवाहरलाल नेहरू भी इनके पक्ष में उतरे थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये मित्रवत थे, एक मित्र की तरह थे। तो इस वजह से जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के जो सैनिक थे उनके सपोर्ट में बहुत समय के बाद कोट पहन करके उतरे थे। लेकिन उसके अध्यक्ष पूछा गया है, उस दल का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे भूलालाल जी देसाई। अध्यक्ष कौन था? भूलालाल जी देसाई अध्यक्ष थे। इसके और भी बहुत सी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं, चलिए उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये फेमस है लाल किला मुकदमा 1945। आजाद हिंद फौज जो थी इसके सिपाहियों पर अंग्रेजों ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, जिसे लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है। बचाव पक्ष के वकीलों का जो नेतृत्व था तो भूलालाल देसाई जी ने किया था। उन्होंने ही अदालत में मुख्य बहस की थी। इसमें और प्रमुख वकील कौन कौन से थे? तो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कई वर्षों के बाद अपना वकीलों वाला कोट पहना था। तेज बहादुर, कैलाश नाथ और आशरफ अली, ये सब क्या थे? उनकी टीम में सदस्य थे। उसमें एक नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। दबाव इतना अधिक बन गया था अंग्रेजों पर कि लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया था। अगला प्रश्न बनता है, बक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहां से मिली थी? ये प्रश्न भी हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से ही जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, चनुद्रो में। यहाँ एक हड़प्पा कालीन ही स्थल है जहाँ से बक्राकार ईंटें मिली थी। इस स्थल की खोज पूछा जाएगा कब की गई थी? तो 1931 में। कब? 1931 में। गोपाल मजूमदार, जो कि मजूमदार नाम से ज़्यादा फेमस है, मजूमदार। अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे गोपाल मजूमदार। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? तो उसको लागू करने वाले राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य थे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को गठित किया गया था। तो चलिए इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वहां से आप इसको नोट कर लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राजस्थान पहला राज्य था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया था। ये भी प्रश्न बनता है कि अगर 2 राज्य नहीं दिया हो गया होता तो सिर्फ सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में किस जगह से हुआ था? तो नागौर जिले में किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। आंध्र प्रदेश राजस्थान के ठीक बाद 1 नवंबर 1959 को, अर्थात 1 महीने के बाद आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था। अगर पूछ लिया जाएगा राजस्थान ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको आंध्र प्रदेश टिक करना पड़ेगा। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए। कौन कैसे? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर लागू की जाए। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लागू होने की तिथि अगर आपसे पूछागा तो क्या होगी? 73वें संविधान संशोधन से पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी 3 महीने प्लस का टाइम है हमारे पास, 3 महीने से पूरा टाइम है हमारे पास। तो इन 3 महीनों में हम बहुत अच्छी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस ईयर आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। सारे वीडियो प्रीवियस ईयर के चैनल पर अपलोड हैं और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पर चल रही हैं। आप लोग आराम से एक एक क्लासेस को देखते हुए सीरियल से आराम से चलते रहेंगे। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो इसका लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर निर्णय करता है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान में पूछ लिया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं, जिन पे अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था और उसको उन्होंने पराजित कर दिया था। अब इसे उनको ये विशेषाधिकार किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? तो उनको अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत ये अधिकार मिलता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो ये मायने नहीं रखता है। ये किसका विचार था? तो ये था भीमराव अंबेडकर का विचार था। सही आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? तो संवैधानिक सरकार का सीधा सीधा मतलब हो जाएगा संविधान की शर्तों के अनुसार जो सरकार बनती है उसको कहते हैं संवैधानिक सरकार। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो आप सभी लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 12 सदस्यों को। सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर ए हो जाएगा, धर्मपाल। अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा शिक्षण होना चाहिए, ये पेडागोगी का प्रश्न है। कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? अब देखिए, सघन अर्थात कठिन नहीं, परस्पर संवाद एकदम परफेक्ट है, एक तरफा नहीं, सरल भी नहीं। परस्पर शिक्षक और बच्चे क्या है आपस में बातचीत कर सके, प्रश्न पूछे जा सके, उनके आंसर हो, तो परस्पर संवाद बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप, व्याख्यान पीआरटी लेवल पे या 6 to 8 लेवल पर व्याख्यान को आप देखते ही कट कर देंगे। वाद विवाद, कार्य निर्धारण या श्रव्य दृश्य, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा श्रव्य और दृश्य सामग्री। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य क्या है? पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। एकदम सही हो जाएगा। शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का मतलब होता है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली, पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया कैसी है। तो इसमें संपूर्ण जो अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें सभी कुछ आ जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, एक ही शब्द में खत्म कर दिया पूरी बात को। सामाजिक विषय में
TLM प्रयुक्त नहीं होता है। यहाँ निगेटिव का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि निगेटिव जहाँ भी होगा ये एक नंबर गलत करवा देता है और एक नंबर आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई है और एक एक नंबर को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए, चुंबकीय कपास ये होता है, ग्लोब होता है, मानचित्र होता है, लेकिन नेपियर पट्टी इसका प्रयोग TLM में नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। जबकि नेपियर पट्टी जो है ये गणित विषय के अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री है। नेपियर पट्टी का निर्माण अगर आप पूछेंगे कब हुआ था, तो 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। इन्हीं के नाम की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, नेपियर पट्टी नाम पड़ा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो जनजाति, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। चलिए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको देख लें। निवास स्थान के बारे में पूछा जाएगा, तो एस्किमो मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के ध्रुवीय क्षेत्रों, आर्कटिक क्षेत्रों में रहते हैं। एस्किमो के जो बर्फ से बने घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। यह कठोर बर्फ के ब्लॉकों से बनाया जाता है। कयाक ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, कयाक क्या है? तो शिकार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उनकी नाव को क्या कहा जाता है, कयाक कहा जाता है। हार्पून बहुत बार पूछा गया, हार्पून क्या है? तो शिकार के लिए जिसका उपयोग वे सील मछली और व्हेल मछली का शिकार करने के लिए करते हैं, उनका जो मुख्य हथियार होता है उसको क्या कहते हैं, हार्पून कहते हैं। स्लेज किसको कहते हैं? बिना पहियों वाली गाड़ी जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं उसे क्या कहते हैं, स्लेज कहा जाता है। एक्चुअल में आप लोगों के लिए नए शब्द होंगे, लेकिन NCERT, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड की जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं उनमें 1 से 5 में आप लोग देखेंगे ये सभी कुछ दिया गया है। बहुत अच्छी तरीके से SST की उनकी बुक में प्रॉपर सब कुछ दिया गया है। लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है 1 से 8 की सरकारी वाली, उसमें ये चीज़ें नहीं दी गई हैं। इसलिए आप लोग NCERT की, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड की बुक्स मिलती हैं किसी की, तो उनको आप पढ़ सकते हैं फ्री टाइम में, मज़ा आएगा और तैयारी भी होती जाएगी। अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने विश्व के, या ऐसे कह सकते हैं आप, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में विभाजित किया, या प्राकृतिक रूप से विश्व का विभाजन कैसे होना चाहिए था, पहली बार इसको प्राकृतिक रूप से किसने विभाजित करने का काम किया था, आपको ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा हर्बर्टसन, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 1905 ईस्वी में, अगर आप पूछ लिया जाएगा कब किया था, तो 1905 ईस्वी में। ये एक भूगोल के प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भूगोल के ये प्रोफेसर थे। इन्होंने 1905 में विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में विभाजित करने का काम किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सी आंसर सही हो जाएगा। 5 जून 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम में आयोजित सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आधिकारिक रूप से आप देखेंगे 1974 में मनाया गया था। ये किस पे काम करती है अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने और प्रकृति की रक्षा करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका मेजबान देश हर साल बदल जाता है। और अगर महत्वपूर्ण तिथियां पूछेंगे, आपको शायद कलर की वजह से इनको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई नहीं, मैं इनको पढ़ के आपको बता देता हूँ। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। इसको याद करने के लिए आप सबसे पहले ये भी सोच सकते हैं कि सबसे पहले जल आया, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद जैव विविधता।
तो 22 मार्च को सीधे जल, 22 अप्रैल को पृथ्वी, 22 मई को जैव विविधता। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी किस नदी को माना जाता है? तो पहले नंबर पे ब्रह्मपुत्र आ जाएगी, दूसरे नंबर पर आ जाएगी गंगा नदी। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? ये यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है। ए आंसर सही हो जाएगा किलिमंजारो। कहाँ स्थित है अगर पूछ लिया जाएगा तब क्या करेंगे बताइए भाई फटाफट। किलिमंजारो कहाँ स्थित है बताइए भाई फटाफट। ये तंजानिया में स्थित है, लिख देता हूं मैं। तंजानिया में स्थित है ये। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन किससे संबंधित है? छात्रों को गुणों से, छात्रों की रुचि से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों के कौशलों के विकास से। ये आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश घाटी आप सोचेंगे ये क्या होता है? तो दो पहाड़ियों के मध्य का जो संकरा क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी कहते हैं। नदी नर्मदा नदी जो है ये दो कौन कौन सी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और अरावली पहाड़ियों के बीच से होकर के बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अगर जिला पूछ लिया जाएगा तो अमरकंटक हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा एक, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद करके रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ये बहुत बार पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से। कौन सा सही हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लीजिए। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत को दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाना और ग्रामीण आय को बढ़ाना इनका मेन उद्देश्य था। इसकी जो संस्था है राष्ट्रीय डेयरी विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। विशेष रूप से इसने अमूल, जो आज आप मिल्क का ब्रांड समझ रहे हैं, ये इसी की देन है। और भी कुछ क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, मत्स्य। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में मनाया जाता है और विश्व की जब बात करेंगे तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे पूछेगा 26 नवंबर, वर्ल्ड मिल्क डे पूछेगा 1 जून। अगले प्रश्न को देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों के द्वारा होता है? तो इनका जो निर्माण है लोहा तथा निकिल से होता है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इन परतों को मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ा चुका हूँ, पेपर्स में भी पढ़ा चुका हूँ और आज एक बार फिर से आपको इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे निचली परत होगी तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। बादल, वर्षा,
बिजली कड़कना, आंधी तूफान, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल ये वायुयान उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है। मध्य मंडल, उल्कापिंड अंतरिक्ष में आने के बाद इसी परत में जल करके क्या होते हैं? राख हो जाते हैं। आयन मंडल ये रेडियो तरंग में परिवर्तित होती हैं, जिससे रेडियो और संचार जो होता है संभव हो पाता है। जो बहिर्मंडल है यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, तो जो बहुत ही पतली होती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत अगर पूछ लिया जाएगा किस मंडल में स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो लॉर्ड मैकाले आप सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नाम सुनते ही आपको प्रश्न पता चल जाएगा कि क्या चाह रहा है, कई अनुसार सही आंसर आपका हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी कि आप प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर आप अपने आप ही आपके मुंह से निकल जाएगा। जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन की तरह आपको ऑप्शन देखने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी अगर पूछ लिया जाएगा तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। इन दो प्रश्नों में आप क्या होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी आप चाहें तो ऐसे नोट कर लीजिए। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925। मूल निवासी कहाँ की थी? एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को इन्होंने आगे बढ़ाना, उसके कार्यों को आगे बढ़ाया। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। अगर राज्य पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी वो। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं या स्वर्ण युग कहते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये देखिए इतना घुमा करके आपसे पूछेगा। अब आप उतना आगे नहीं पढ़ेंगे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो दिल्ली के लाल किले के निर्माण को देख करके आप फटाफट टिक मार के चले आएंगे, लेकिन दिल्ली की जो लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगरा की मोती मस्जिद की बात करेंगे तो उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। डी आंसर सही हो जाएगा। कब की थी अगर पूछा जाएगा तो 1504 में की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। और आज के प्रश्नों की श्रृंखला को अंतिम प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न आप लोगों के लिए होगा जिसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं उसका सही आंसर आपको बताऊंगा। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग में कितनी है? तो इसके बीच में लगभग दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। देखिए कहाँ दिया है? बी में दिया है। बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए रहने वाला है। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? 3, 2, 4 या 5? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। मैं इसका आंसर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।